ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ माय डियर व्यूवर्स। आज के क्लास में हम लोग ईसीजी का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस टॉपिक्स करने वाले हैं। बेसिकली हार्ट के अंदर जो डिपोलराइजेशन वेव की वजह से जो इलेक्ट्रिकल वेक्टर फॉर्म होते हैं, आज के क्लास में हम देखेंगे कि हार्ट के अंदर कौन कौन से इलेक्ट्रिकल वेक्टर जो है वो फॉर्म होते हैं। सो विदाउट एनी डिले वी कैन स्टार्ट द लेक्चर. So here we can see that not a very beautiful diagram of heart. So लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए ये काफ़ी है। तो समझने की कोशिश करेंगे कि हार्ट के अंदर जो है डिपोलराइजेशन की वजह से किन किन तरह के किस किस तरह के इलेक्ट्रिकल वेक्टर जो है वो फॉर्म होते हैं। तो सबसे पहले होगा क्या कि जो एसी नोड है वहाँ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है वो जनरेट होता है, क्योंकि एसी नोड है वो दे हैविंग ऑटो रिदमेसिटी प्रॉपर्टीज हैविंग एबिलिटी टू जनरेट द सेल्फ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। तो हुआ क्या कि एसी नोड है वो वहाँ से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है जनरेट हुआ, और एसी नोड से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट होने के बाद क्या है कि अलग अलग डायरेक्शन में क्या है ये जो एट्रियम है उसके जो सेल्स है उसको डीपोलराइज किया, तो डीपोलराइजेशन वेव्स का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ से क्या है कि अलग अलग जो एट्रियल्स के जो सेल्स हैं वो उसका डीपोलराइजेशन होता है, और उसके वजह से अलग अलग डायरेक्शन में एट्रियल डीपोलराइजेशन वेक्टर का फॉर्मेशन होता है। सो एसे नोड से होता क्या है कि एसे नोड से मल्टीपल इलेक्ट्रिकल वेक्टर है उसका फॉर्मेशन होगा। बट दिक्कत ये है कि हमारा जो ईसीजी इलेक्ट्रोड है जो हम लोग चेस्ट के ऊपर लगाते हैं, वो इन सारे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ के जो वेक्टर फॉर्म हो रहे हैं उन सभी इलेक्ट्रिकल वेक्टर को एक कंबाइन करके एक नेट इलेक्ट्रिकल वेक्टर फॉर्म होता है, और वो जो ईसीजी इलेक्ट्रोड जो लगा हुआ होता है वो उसी नेट इलेक्ट्रिकल वेक्टर की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको रिकॉर्ड करता है। तो हम लोग यहाँ जो बहुत सारे जो नेट इलेक्ट्रिकल वेक्टर फॉर्म हो रहे हैं उन सभी को क्या कर सकते हैं, ऐड करके एक नेट इलेक्ट्रिकल वेक्टर बनाते हैं, और फिर देखते हैं कि जो ईसीजी है वो किस तरीके से इस नेट इलेक्ट्रिकल वेक्टर है उसको रिकॉर्ड करेगा। ओके, तो अभी आपने देखा कि अलग अलग डायरेक्शन, हर एक डायरेक्शन में जो है डिपोलराइजेशन वेव्स जो है फॉर्म हो रहे हैं, उसकी वजह से अलग अलग डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल वेक्टर का फॉर्मेशन होता है। सो जो एट्रियम के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिकल वेक्टर का जो फॉर्मेशन होता है वो कुछ इस डायरेक्शन में होता है। एट्रियम के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिकल वेक्टर का जो फॉर्मेशन होता है वो कुछ इस डायरेक्शन में होता है, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रिकल वेक्टर इस डायरेक्शन में थे, कुछ इलेक्ट्रिकल वेक्टर इस डायरेक्शन में थे। तो उन सभी वेक्टर को जब ऐड किया गया तो जो नेट एट्रियल वेक्टर का जो डायरेक्शन आया वो डाउनवर्ड्स और लेफ्टवर्ड आया। किधर आया? डाउनवर्ड्स और लेफ्टवर्ड। इसका नाम क्या है? एट्रियल वेक्टर, एट्रियल इलेक्ट्रिकल वेक्टर, या एट्रियल वेक्टर सीधा लिख सकते हैं, एट्रियल वेक्टर। तो ये जो एट्रियल वेक्टर है उसका डायरेक्शन क्या है? लेफ्टवर्ड की तरफ है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ओके, सो पहले क्या होता है कि एट्रियल वेक्टर डिपोलराइजेशन में जाता है। एट्रियल वेक्टर के डिपोलराइजेशन में जाने के बाद जो इलेक्ट्रिकल करंट है वो नेक्स्ट जो स्पेशलाइज्ड टिश्यू है वो क्या बोलते हैं इसे भाई? इसको बोलते हैं एबी नोड। तो पहले क्या हो गया, पहले एट्रियल जो सेल्स हैं, एट्रियल मायोकार्डियल सेल्स हैं, उनमें डिपोलराइजेशन होता है। फिर एट्रियल सेल्स डिपोलराइजेशन होने के बाद जो इलेक्ट्रिकल करंट का जो फ्लो है वो एबी नोड तक पहुंचता है। अब एबी नोड में प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम नहीं है, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जो एबी नोड है ना उसके जो सेल्स हैं दे आर स्पेशलाइज फॉर द स्लो कंडक्शन। एबी नोड के जो सेल्स हैं वो स्पेशलाइज हैं किस चीज़ के लिए? स्लो कंडक्शन के लिए। अच्छा, तो एबी नोड्स के जो सेल्स हैं वो स्लो कंडक्शन के लिए क्यों स्पेशलाइज हैं? क्योंकि एबी नोड्स के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है ना वो उसके अंदर बहुत नंबर ऑफ सेल्स की जो नंबर है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बाकी
अदर मायोकार्डियल टिश्यू के कंपैरिजन में। यहाँ पर क्या होता है ना कि नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा हैं, तो अगर नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा होंगे ना तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। तो एबी नोडल में जब डीपोलराइजेशन वेव्स बन रहा था तो एबी नोड की स्पेशलाइजेशन ये है कि उसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा है, और नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा होने की वजह से क्या है कि रेजिस्टेंस ज़्यादा डेवलप करता है। तो अगर कहीं पर रेजिस्टेंस ज़्यादा डेवलप होगा तो उस केसेस में क्या होता है ना कि जो इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होता है वो बहुत ही ज़्यादा मिनिमम इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होता है। तो जब मिनिमम करंट इलेक्ट्रिकल करंट इतना मिनिमम फ्लो होता है कि जो ईसीजी मशीन है वो इस इलेक्ट्रिकल करंट को रिकॉर्ड नहीं कर पाता है। तो जब आप ईसीजी पेपर देखेंगे ना तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर एक आइसो इलेक्ट्रिक लाइन यानी फ्लैट लाइन से शो होगा। ये फ्लैट लाइन इसलिए बन रहा है क्योंकि एवी नोड के अंदर क्या है, स्मॉल सेल्स के नंबर ज़्यादा हैं। तो अगर स्मॉल सेल्स के नंबर ज़्यादा हैं तो रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा बढ़ा देता है कि डीपोलराइजेशन की वजह से जो करंट बन रहा था वो काफ़ी ज़्यादा निग्लेजिबल अमाउंट में करंट बनता है, जिसको ईसीजी का जो इलेक्ट्रोड है वो उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाता है, और वो इसको शो करता है कि यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ बहुत ही ज़्यादा मिनिमम करंट फ्लो होता है जिसको ईसीजी रिकॉर्ड नहीं करता है। ओके, व्हाट अबाउट दिस थिंग्स, दे आर बेसिकली अ इंसुलेटर ना, दे आर बेसिकली अ इंसुलेटर। एट्रियम से वेंट्रिकल में इलेक्ट्रिकल करंट जाने का एक ही तरीका है, और वो तरीका क्या है कि एबी नोड से होते हुए करंट जो है वेंट्रिकल्स के अंदर इंटर करेगा। ये सारे चीज़ क्या है, इंसुलेटर की तरह काम करे। यहाँ कोई करंट नहीं आए, यहाँ करंट जैसे ही आएगा वो वापस से स्ट्राइक करके वापस चला जाएगा। इट इज एक्ट एज ए इंसुलेटिंग मेम्ब्रेन्स। तो एट्रियम से वेंट्रिकल में करंट आने का एक ही तरीका है, वो है एबी नोड के थ्रू। और एबी नोड के अंदर नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा हैं, इसकी वजह से क्या है, रेजिस्टेंस ज़्यादा ऑफर्ड होते हैं। और अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा ऑफर्ड किया जाएगा तो उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा निग्लेजिबल अमाउंट्स में इलेक्ट्रिकल करंट फॉर्म होते हैं, और वो जो इलेक्ट्रिकल करंट इतना कम फ्लो हो रहा है कि ईसीजी मशीन उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाता है। ओके, ठीक है। फिर क्वेश्चन ये उठता है कि जो एबी नोड है उसको ऐसा क्यों मतलब बनाया गया है, स्लो कंडक्शन के लिए क्यों बनाया गया है। तो एबी नोड को स्लो कंडक्शन के लिए इसलिए बनाया गया है ना, क्योंकि जब एबी नोड के अंदर जब डीपोलराइजेशन वेव्स फॉर्म हो रहे होते हैं, एबी नोड्स के अंदर जब करंट का फ्लो हो रहा होता है, उस समय जो एट्रियम है उसका भी कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट नहीं हुआ होता है। एट्रियम जो है स्टिल इन अ कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज। सो इफ द एट्रियम आर स्टिल इन अ कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज एंड इंस्टेड ऑफ दिस एबी नोड हैविंग अ स्लो conduction, they are specialized tissue for the fast conduction, then having possibility that both atrium and ventricles they will contract simultaneously. So that's why it is ensured that कि both atrium and ventricles जो है एक ही साथ simultaneously contract ना कर जाए। इस वजह से क्या हो जाता है कि एबी नोड के अंदर एक स्पेशलाइजेशन किया जाता है कि यहाँ पर स्लो कंडक्शन हो। इस स्लो कंडक्शन की वजह से जो एट्रियम है उसको इनफ टाइम मिल जाता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए, और एट्रियम और वेंट्रिकल्स का दोनों का कॉन्ट्रैक्शन एक साथ नहीं होता है। तो इस वजह से एबी नोड्स को क्या किया जाता है, स्लो कंडक्शन के लिए स्पेशलाइज बनाया गया है। ओके, ठीक है। सो यहाँ पर एबी नोड के अंदर जो करंट का जो फ्लो का जो ड्यूरेशन होता है वो 0.1 सेकेंड के लिए होता है। तो इस 0.1 सेकेंड को क्या बोला जाता है, एबी नोड डिले भी बोला जाता है, एबी नोडल डिले बोला जाता है। इसका मतलब ये है कि 0.1 सेकेंड तक आइसो इलेक्ट्रिक लाइन फॉर्म होगा, और 0.1 सेकेंड तक जो ईसीजी मशीन है वो कोई किसी भी तरह की कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी शो नहीं करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है। तो आफ्टर 0.1 सेकेंड के बाद क्या होता है, आफ्टर 0.1 सेकेंड के बाद अगेन जो डिपोलराइजेशन वेव्स है इस पॉइंट पर आ जाता है, जिसको बोलते हैं बंडल ऑफ हिस। इसको क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ हिस।
तो बंडल ऑफ हिस और ये जो लेफ्ट बंडल ब्रांच है और इस तरफ जो राइट बंडल ब्रांच है, दे आर स्पेशलाइज फॉर द फास्ट कंडक्शन। अभी हमने पढ़ा कि जो एवी नोड्स था दे आर स्पेशलाइज फॉर द स्लो कंडक्शन, बट दिस बंडल ब्रांच ना दे आर स्पेशलाइज फॉर द फास्ट कंडक्शन. So why they are specialized for the fast conduction? It is because the number in bundle branch na they having a very large cells. So if the size of the cell is larger, then obviously in the tissue less number of cell is accommodated, and if a tissue having a less number of cells, that means they offer the less resistance, and if they offer the less resistance, that means the rate of conduction is higher, I mean conduction velocity is higher. So what I am telling to you, in case of the AV node, due to the high number of cells, they are specialized for the slow conduction, while bundle branch like bundle of His, Purkinje fibers, right and left bundle branch, they having a large longitudinal cells. So the tissue accommodates least number of cells, and due to the accommodation of the least number of cells, they are specialized for the fast conduction. Okay, so after the wave of depolarization reaching first they enter into the bundle of His, I mean first they depolarize the cells of bundle of His, then after they depolarize the cells of left bundle branch and the right bundle branch. So after the depolarization of the right and left bundle branch, what happens? This is the septum. This is a septum. This is a septum which separate the right ventricles and the left ventricles. So the electric currents, there are some branches arises from the left bundle branch which can stimulate first inner I means toward the left side of the septums. So first they stimulates the left side of the septums, which is represented by here in a clear view. You can see that the first it can stimulate the left side of the septums and downwards or bottommost parts of the septum. So these parts जो है ना, these are the parts which is located at the bottoms and towards the left sides. They are stimulated first. So what happens? These are the cells which are stimulated first, and the movement of depolarization waves towards the right side and upward direction. What happens? You can see that in this diagrams, the movement of waves is towards the right side and upward. So the net vector is directed towards the upward direction and slightly deflected towards the right. So overall, when I make the net vector of the septum depolarization cells, they are in a direction of what? This is the septal vector. This is the septal vector. So the direction of septal vector in upward direction and towards the right side direction. Upward direction and towards the right side direction. Here you can see that the magnitude of length of tail of this septal vector is even lesser than the atrial vector tail. This is because the atrium consists less number of myocardium. So if the atrium consists the less number of myocardiums, then the magnitudes of electrical activity will also less. Basically the magnitudes of electrical activity is directly proportional to the number of myocardial cells. In ventricles having more numbers of myocardial cells, then the number of myocardial cells in the ventricles, and then in septums. Ventricles having a more number of myocardial cells as compared to septum, and not as compared to septum. Ventricles having more myocardial cells as compared to atrial, and then having a septums.
So the number of myocardial and the number of myocardial cells is directly proportional to the electrical activities. If more number of myocardial cells are present in tissue, that means there is more electrical activities occurring in that tissue. That's why in ECG paper you can see that the voltage potential of the ventricular depolarization is more extended than the atrial vectors. So here you can see that I can write the length of this septal vector is smaller than the length of the atrial vector, because they consist the least number of myocardial cells, and the direction of this vector is directed upward and rightwards. I mean the wave of depolarization is moving towards the upwards and rightward direction. Okay, so after the septal depolarization, the next event will occur is the depolarization of the major ventricles. The left ventricles and right ventricles both are depolarized simultaneously. So what happens in a myocardium, I mean a ventricular myocardiums, there is the first depolarization of the inner side of the myocardium, then the middle myocardium get depolarized, and lastly the outer myocardium get depolarized. So wave of depolarization in the ventricles, they started from the inner myocardiums and it moves towards the outer myocardium. What I am telling to you, the wave of depolarization is started from the inner myocardiums and it moves towards the outer myocardiums. Okay, I mean the first inner myocardial cells undergoes depolarization, then middle myocardial cells undergoes depolarization, and finally the outer myocardial cells undergoes depolarization. The same events will occur in both sides, the right ventricles and the left ventricles. Okay, so if I draw the vector of a depolarization of the ventricles, it is moving like this, now inward to outwards, inwards to outwards. So when we draw the net vector, in a left side myocardium, it is something looking like this, and when we draw the net vectors in right side ventricles, it is looking like this. I already told you that both right and left ventricles, they undergoes depolarization simultaneously. So finally this two vector will added further, right side ventricle and left side ventricles, they added further, and this is the net vector. This is the net vector of a ventricular depolarization. This is the net vector of the ventricular depolarization, which is directed downwards and leftward. This is the net vector of ventricular depolarization, which is directed downwards and leftwards. So what I am telling to you, the net electrical activity which are occurring in the ventricular myocardiums, it is directed downwards and leftwards. Major ventricular depolarization vector, it is also called as major ventricular depolarization vectors. Okay, so what are the first event which occur inside the ventricles? The septum of the ventricles undergoes depolarization, and the electrical vector of the septal depolarization is directed upward and rightwards, which is denoted here, and since it contains the least number of myocardial cells, so the magnitudes of vector will be less as compared to both atrium and the ventricles. While in case of the ventricles, they having a more number of myocardial cells, so the net vector produced in case of the ventricular depolarization is a greatest. I mean it is greater than both atrial and the septal vectors. Okay. So this is the net ventricular vector which represent the major myocardial activities. Now one more point. After the depolarization of the major ventricles, now the wave of depolarization is moves towards the base of the heart.
So this and the base of the hertz, the direction of vector is in the upward direction and leftward direction, upward direction and leftward direction. So net upward, sorry, not leftward direction, upward direction and rightward direction. So the base depolarization is the depolarization of this base is upward direction, in upward direction and towards the right side. So when we draw the net vectors of depolarization of waves, it looks like this, and it looks like this. So this is the what? This is the net vector of base of ventricles. This is the net vector of base of the ventricles, which is directed upwards and rightwards. Okay. So what happens here? Ventricles undergoes depolarization in the three phases. First, their septum part undergoes depolarization. After the septum part undergoes depolarization, the major parts of the ventricles undergoes depolarization, whose net vector is directed towards the downwards and leftwards. While in third cases, the base of the ventricles undergoes depolarization and their vector is directed upwards and rightwards. So ventricles undergoes depolarization in three phases. Okay. So now after erasing this, we draw only the net vectors for a clear-cut idea about the different electrical vectors which are present inside the ventricles. Okay. So what happens? This is the septums. So what is the major ventricular vector? This is directed in what? Leftward and downwards. Ventricles septum. What is the net direction of septum vector? This is directed upwards and leftwards, and the base vector is directed what? Upward and rightwards. Upward and rightward. So this is the base vector. This is septal vector, and this is the major ventricular depolarization vector. Okay. So this all about the depolarization of both atrium and ventricles. So first, the atrium undergoes depolarization and its vector is directed downwards and leftwards. Then the current reach at the AV nodes, where there is no any significant electrical activities is observed by the ECG leads. Then the electrical signal goes to the bundle of his right and left bundle branches. Left bundle branch stimulates the septums, which is responsible for the depolarization of septums, and their vector is directed upwards and leftward. Then major part of the ventricles undergoes depolarization from inside to outside, and their net vector is directed towards the downward side and the leftward sides. And lastly or finally, the base of the ventricles undergoes depolarization. Their vector is directed right side and upwards. So this all about the ventricular depolarization. So after the ventricular depolarization, what are the next steps? If the ventricles undergoes depolarization, obviously the next steps is the what? Next step is the repolarization of the ventricles. So repolarization of the ventricles, they are very slow repolarization of the ventricles, and the repolarization direction of repolarization vectors is direction of repolarization vector. What I am telling to you, listen, it is a very important point. What happens in case of the depolarization? In case of the depolarization, inner cells
of the ventricles myocardium, they undergoes depolarization and the outer cells of the ventricles undergoes depolarization in a last or the end. But in case of the repolarization, what happens? The last ventricle cell which undergoes depolarization, they undergoes repolarization first. So what I am telling to you, this is the way of the direction of what? Depolarization. This is the way of direction of the depolarization. Okay, where these cells undergoes depolarization first, and this is the last cell which undergoes depolarization in last. But in case of repolarization, what happens? This cell under this, outer cells undergoes depolarization first. Outer cell undergoes depolarization first, and this undergoes inner cell undergoes repolarization last. So what are the difference? In case of depolarization, the inner cell undergoes depolarization first and the outer cell undergoes depolarization in last. But in case of the repolarization, the outer cell undergoes repolarization first and the inner cell undergoes repolarization in last. Okay, so this is the direction of repolarization and depolarization. The direction of depolarization is from inner side to outer side, and the direction of repolarization is from outer side to इनर साइड. बट यहाँ पर एक बात समझने की कोशिश करिएगा, ये बात बिल्कुल सही है कि जो डीपोलराइजेशन का जो सेल्स का जो डीपोलराइजेशन का मूवमेंट है वो इनर साइड से आउटर साइड की तरफ होगा, और जो रिपोलराइजेशन है वो आउटर साइड से इनर साइड की तरफ होगा. बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रिकल वेक्टर फॉर्म होगा वो अपोजिट होगा एज कंपेयर, जो अपोजिट डायरेक्शन में होगा जो कि इलेक्ट्रिकल वेक्टर फॉर्म हुआ है डीपोलराइजेशन वेव के अकॉर्डिंग. लिसन, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? देखिए हमारे पास यहाँ 3 सेल्स हैं, तो हुआ क्या कि जब सेल्स पूरी तरह से डीपोलराइज स्टेज में चला जाएगा, सेल्स जब पूरी तरह से डीपोलराइज स्टेज में चला जाएगा तो उस केस में क्या होगा, सारे जो सेल्स हो गए उसके पास पॉजिटिव पोटेंशियल आ जाएगा, पॉजिटिव इक्वल पोटेंशियल आ जाएगा. और ये जो सेल्स था वो लास्ट सेल था जहाँ से लास्ट सेल था जो कि अंडरगोज डीपोलराइजेशन. तो रिपोलराइजेशन यहाँ से स्टार्ट होगा. रिपोलराइजेशन में क्या होता है, इफ्लक्स ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस ना, पोटासियम चार्ज का इन्फ्लक्स होता है. तो जैसे ही यहाँ से पॉजिटिव चार्जेस का इफ्लक्स होना स्टार्ट हो जाएगा, इसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस के अमाउंट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे. तो जब इसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस के अमाउंट कम हो जाएंगे तो यहाँ से पॉजिटिव चार्जेस क्या होगा, इस सेल्स के अंदर जाएगा. फिर इस सेल्स के अंदर पॉजिटिव चार्जेस के जो अमाउंट है वो कम हो जाएंगे. देन उसके बाद क्या होगा, इस सेल्स से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्जेस इस सेल्स के अंदर जाएगा. तो यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्जेस का जो मूवमेंट है ना वो उसी डायरेक्शन में हो रहा है जिस डायरेक्शन में डीपोलराइजेशन का जो पॉजिटिव चार्जेस है वो मूव कर रहा था. तो इस वजह से जो इलेक्ट्रिकल वेक्टर फॉर्म होगा ना, इलेक्ट्रिकल वेक्टर फॉर्म होगा डीपोलराइजेशन का और रिपोलराइजेशन का, वो दोनों का डायरेक्शन सेम ही होगा. मतलब अगर इलेक्ट्रिकल वेक्टर जो है वो फॉर्म हुआ है, ये जो इलेक्ट्रिकल वेक्टर फॉर्म हुआ है डीपोलराइजेशन का ना, जो कि डाउनवर्ड्स और लेफ्टवर्ड है, तो जो रिपोलराइजेशन का जो इलेक्ट्रिकल वेक्टर होगा वो भी डाउनवर्ड्स एंड लेफ्टवर्ड ही होगा. बट डिफरेंस ये रहेगा ना कि जो रिपोलराइजेशन है वो एक स्लो प्रोसेस है. तो रिपोलराइजेशन अगर स्लो प्रोसेस है तो वहाँ पर चार्ज का मूवमेंट क्या होता है, स्लो होता है. तो चार्ज के मूवमेंट स्लो होने की वजह से जो वेव्स जो बनेगा ना, जो वेव्स बनेगा वो क्या होगा, उसकी वेलोसिटीज कम होगी और मैग्नीट्यूड्स कम होगी. तो आप ईसीजी पेपर्स पर देखते होंगे, ये जो है रिप्रेजेंट करता है पी वेव्स का. ये नॉट वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन जब आप देखेंगे तो टी वेव्स जो है रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन का. तो वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन का भी डिफ्लेक्शन जो है वो अपवर्ड ही शो हो रहा है. तो डिफ्लेक्शन अपवर्ड शो हो रहा है, इसका मतलब यही है कि जो इलेक्ट्रिकल वेक्टर जो है
उसका डायरेक्शन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ हो रहा है, जो कि यहाँ पर शो भी हो रहा है। इस चीज़ को अपन आगे वाले जो लेक्चर उसमें काफ़ी सही तरीके से अच्छे से समझेंगे। अभी मैं बस इतना ही बोल रहा हूँ कि जो डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन की जो बात बुक्स के अंदर लिखी गई है वो ये बोल रहा है कि जो डीपोलराइजेशन होगा ना वो सेल्स के अंदर इनवर्ट्स मायोकार्डियल सेल्स के अंदर इनवर्ट से आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा और रीपोलराइजेशन आउटवर्ड से इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये बात सही है। ये बता रहा है कि डायरेक्शन ऑफ डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन एट द सेलुलर लेवल पे कि सेल्स किस तरह से डीपोलराइज और रीपोलराइज हो रहा है। ये इलेक्ट्रिकल वेक्टर की डायरेक्शन नहीं बता रहा है। इलेक्ट्रिकल वेक्टर की डायरेक्शन रीपोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन दोनों का सेम होगा, क्योंकि अभी हमने आपको दिखाया कि अगर यहीं से अगर चार्ज का इफ्लक्स होना स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्जेस कम हो जाएगा। यहाँ जैसे ही पॉजिटिव चार्जेस कम हो गया, नेक्स्ट जो सेल्स है वहाँ से पॉजिटिव चार्जेस जाएगा, फिर आगे वाला पॉजिटिव चार्ज है वो उसके अंदर जाएगा। तो डायरेक्शन ऑफ यहाँ पर देख रहे हैं ना कि जो पॉजिटिव चार्जेस का जो डायरेक्शन है वो अभी भी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ ही जा रहा है। इस वजह से जो टी वेव्स के अंदर जो डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है वो अपवर्ड डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। ओके, सो यहाँ पर इस क्लियरेशन के साथ ये जो इलेक्ट्रिकल वेक्टर्स का जो टॉपिक है उसका द एंड यहीं पर किया जाएगा। इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग इलेक्ट्रोड है अलग अलग पोजीशन पर इलेक्ट्रोड रख के देखेंगे कि किस तरीके से जो डिफ्लेक्शन है अपवर्ड हो रहा है, किस तरीके से जो डिफ्लेक्शन है वो डाउनवर्ड्स हो रहा है। सो थैंक यू। ओके।